सुरेश कृतिका पर चिल्लाते हुए भड़क उठा। क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है, उसका घर टूटने के कगार पर है और तुझे यहाँ काम की पड़ी हुई है। क्या मेरी बहन इस घर की नौकर है जो काम करेगी? कृतिका ने भी सुरेश की आंखों में आंखें डालकर स्वाभिमान से कहा। तो सुरेश जी, नौकर तो मैं भी नहीं हूं ना यहाँ किसी की। आखिर पति पत्नी की लड़ाई कहाँ खत्म होगी, जानने के लिए हमारी कहानी को अंत तक पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रात के 10 बजे कोई तेज तेज दरवाजा खटखटा रहा था। कृतिका रसोई में सफाई कर रही थी और सुरेश आराम से बैठे हुए टीवी देख रहा था। कृतिका रसोई में से चिल्लाकर बोली, अरे जाकर देख लो ना, इतनी रात में कौन आया है। सुरेश बड़बड़ाता हुआ सोफे से उठा। ऑफिस में बॉस की गुलामी करो और घर में इनकी सुनो। जैसे ही उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने उसकी बहन सुनैना रोते बिलखते हुए खड़ी थी। उसके गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। सुरेश ने जल्दी से उसे गले लगाया और फिर घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने पूछा, क्या हुआ बहन, ये क्या हाल हो रहा है तेरा? सुनैना ने रोते हुए कहा कि भैया, मैं अब वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो मेरे पति जीते मुझ पर हाथ उठाते हैं और उनकी मम्मी मुझे दिन रात कोसती हैं। सुरेश सुनैना को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर कृतिका हाथ साड़ी के पल्ले से पोंछती हुई आई। बेटी की आवाज़ सुनकर रूपवती जी और किशोर जी भी वहां आ गए और सुनैना की बातें सुनकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि आज तक कभी भी सुनैना ने अपने पति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। माँ रूपवती जी की ममता की तड़प सामने दहलीज पर खड़ी अपनी लाडली के बिखरे बाल, भीगी आंखें और गालों पर उंगलियों के नीले निशान देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो अपने कलेजे पर हाथ रखकर चीख पड़ी, हाय रे मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया तूने। रूपवती जी पागलों की तरह दौड़कर सुनैना से लिपट गईं। वे उसके सूजे हुए चेहरे को चूमने लगी और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, किस पापी की नज़र लग गई मेरी हंसती खेलती गुड़िया को। मैंने तो इसे छाती से लगाकर फूलों की तरह पाला था और उस दरिंदे ने मेरी मासूम बच्ची को हाथ उठाया, कीड़े पड़े उसके। उनका रोना बिलखना इतना दर्दनाक था कि पूरे घर की दीवारें दहल उठी। किशोर जी भी अपनी रुलाई रोक नहीं पा रहे थे और स्तब्ध खड़े आंसू बहा रहे थे। सुनैना की सिसकियां और तेज हो गई जब उसे अपने मायके की ढांढस और माँ भाई का साथ मिला। उसने रोते हुए अपने ऊपर हुए अत्याचारों को और अधिक तीखे शब्दों में बताना शुरू किया। माँ, मैं इतने दिनों से घुट घुट कर जी रही थी। जितेंद्र और उसके घर वाले मुझे इंसान तक नहीं समझते। आज तो हद ही पार कर दी। मुझे उसने दिन भर धूप में खड़ा रखा और पानी पीने तक को नहीं दिया। ये कहते हुए वह जोर से रोने लगी और फिर रोते हुए वो आगे बोली, भैया, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरा फ़ोन छीन लिया ताकि मैं किसी को बुला ही न सकूं। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि वो मुझे जिंदा जला देगा और किसी को पता भी नहीं चलने देगा। भैया, आज जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाई तो उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे ज़मीन पर घसीटा और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मैं अपनी जान बचाकर अंधेरे रास्तों से भागते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अब उस नरक में कभी वापस कदम नहीं रखूंगी भैया। सुनैना की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर गया, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था। सुनैना की बातें सुनकर सब शांत हो गए, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कृतिका ने सुनैना की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, और दीदी, आपका बेटा कहाँ है? वो तो आपके साथ नहीं दिख रहा, वो तो ठीक है ना? कृतिका का ये सवाल सुनते ही सुनैना अचानक बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, दक्ष, दक्ष तो वही है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकली हूँ। मेरा फ़ोन भी छीन लिया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूँ। सुनैना की इस घबराहट को देखकर कृतिका के मन में कुछ खटका, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, रूपवती जी ने गुस्से में कृतिका की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, यहाँ खड़ी खड़ी जासूसी करनी बंद कर। मेरी बेटी पर क्या बीत रही है, तुझे यहाँ पूछताछ की सूझ रही है? जा, पहले जाकर मेरी बच्ची के लिए पानी ला और कुछ खाने के लिए भी बना दे। कृतिका चुपचाप रसोई की तरफ चल दी, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। एक माँ अपनी जान बचाने के लिए अपने मासूम बच्चे को उस दरिंदे के पास अकेला कैसे छोड़ सकती है? उधर सुरेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में दहाड़ा, उस जितेंद्र की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? मैं अभी जाकर उसका कॉलर पकड़ता हूँ और अपने भांजे को लेकर आता हूँ। किशोर जी ने सुरेश को रोकते हुए कहा, धीरज रख बेटा, रात बहुत हो चुकी है। पहले सुनैना को संभाल, फिर कल देखते हैं कि क्या करना है। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। घर में सभी सो रहे थे, लेकिन
कृतिका उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर कोई चोर जबरदस्ती से हाथ मारने लगा। तर 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 दरवाजे पर होती उस तेज दस्तक ने कृतिका के हाथ से झाड़ू छुड़ा दी। कृतिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और कुंडी खोली। सामने का नजारा देखकर कृतिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर सुनैना का पति जितेंद्र खड़ा हुआ था। उसकी गोद में उनका 2 साल का मासूम बेटा दक्ष था। जितेंद्र के चेहरे पर गुस्सा और रात भर की थकावट साफ झलक रही थी। कृतिका ने खुद को संभालते हुए तुरंत आदर भरे लहजे में कहा, अरे जीजाजी आइए आइए, अंदर आइए। और दक्ष बेटा तुम कैसे हो? जितेंद्र के कदम दहलीज पार करने को तैयार ही नहीं थे। उसने वहीं चौखट पर खड़े हुए रूखे और कड़े शब्दों में कहा, मैं कोई अंदर नहीं आने वाला भाभी। ये पकड़ो दक्ष को। और वो कहाँ है? सुनैना, जरा उसे बुलाओ, मैं आज उससे सीधे बात करना चाहता हूँ। सुबह सुबह पड़ोसियों के जागने का समय था। कृतिका ने घबरा कर आसपास देखा और दबी आवाज में मिन्नत करते हुए कहा, जीजा जी देखिए, सुबह सुबह मोहल्ला सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज अंदर आइए, बैठिए, मैं सबको अभी उठा देती हूँ। नहीं, जितेंद्र ने चीखते हुए लहजे में कहा, उसकी बात काटी। उसने दक्ष का हाथ आगे बढ़ाते हुए कृतिका की तरफ धकेला और गुस्से से हाँफते हुए बोला, सुनैना से कह देना कि अपने बेटे को अब अपने पास ही रखे। जितनी अकड़ दिखानी है ना, मायके आकर दिखा ले। इतना कहकर 2 साल के बिलखते मासूम दक्ष को कृतिका के हवाले करके जितेंद्र पैर पटकता हुआ वापस लौट गया। कृतिका वहीं जड़ खड़ी रही। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सुनैना ने तो रात को रोते हुए कहा था कि जितेंद्र ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, जान से मारने की धमकी दी थी, पर यहाँ तो जितेंद्र खुद बच्चे को सौंप कर इतनी बेरुखी से चला गया। आखिर सच क्या था? कृतिका ने भारी मन से दरवाजा बंद किया। उसने दक्ष का नन्हा हाथ थामा और दबे पांव सुनैना के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा पूरी तरह से शांत था। जब उसने अंदर झांका तो वो दंग रह गई। सुनैना चादर ताने इतनी बेफिक्र होकर सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कृतिका के मन में एक सवाल घर कर गया कि एक माँ जिसके साथ रात को इतनी बर्बरता हुई हो, वह जान बचाकर भागी हो, तो वो अपने बच्चे को पीछे छोड़कर इतनी गहरी और बेफिक्र नींद कैसे सो सकती है? क्या एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पता? कृतिका ने सुनैना को धीरे से हिलाया। सुनैना दीदी, ओ सुनैना दीदी उठिए। लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। सुनैना वैसी ही वैसी गहरी नींद में सोई रही। कृतिका ने अपना फोन देखा। समय बीत रहा था। उसने फोन को चार्जिंग पर लगाया और इस बार सुनैना को जोर से झकझोरते हुए आवाज दी, सुनैना दीदी उठिए जरा। सुनैना ने झल्लाते हुए अपनी आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, क्या है भाभी, चैन से सोने भी नहीं देती हो तुम लोग। ना वहाँ कोई ढंग से सोने देता था और ना यहाँ कोई सोने देता है। कृतिका ने उसकी इस बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए दक्ष को आगे किया। दीदी देखिए, दक्ष आया है। सुनैना ने बिना किसी ममता या तड़प के उदासीनता से कहा, हाँ तो ठीक है, आ गया तो खिला पिला दो उसे, अब मेरे बस की नहीं है उसे संभालना। नन्हे दक्ष ने अपनी माँ का सुस्त और बेगाना चेहरा देखा तो उसने रोते हुए धीरे से उसकी कुर्ती पकड़ी। मम्मी मम्मी। दक्ष की आवाज़ सुनकर सुनैना की आंखें पूरी खुली। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर ममता से ज़्यादा घबराहट थी। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कृतिका ने तीखी नज़रों से सुहानी को देखते हुए कहा, जीजा जी खुद इन्हें सुबह सुबह यहाँ छोड़कर गए हैं। बोले एक रात भी उनसे बच्चा नहीं संभाला गया, इसलिए यहाँ दे गए। कृतिका आगे बोली, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि खुद संभाल लेंगे और तुम चली जाओ यहाँ से। कृतिका की बात सुनकर सुनैना का झूठ डगमगाने लगा। कृतिका ने तुरंत उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, लेकिन दीदी आप तो कल रात कह रही थी आप कमरे में बंद थी, उन्होंने आपका फ़ोन छीन लिया था और आप जान बचाकर अंधेरे रास्तों से भाग कर आई है। फिर जीजाजी ये सब क्यों कह रहे थे? सुनैना ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, वो तो मैंने उनसे गुस्से में कहा था ना कि अपना बच्चा तुम ही रखना, मैं नहीं रखूंगी, तब उन्होंने गुस्से में ये बात कही होगी। उसके बाद सुनैना ने बेहद बनावटी और अनौपचारिक रूप से दक्ष को गोद में उठाया, उसके गालों को चूमा और प्यार जताने का नाटक करते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, भाभी जरा इसके लिए दूध गर्म करके ला दो। कृतिका बिना कुछ बोले रसोई में चली गई और दूध का गिलास लेकर आई। उसने गिलास सुनैना को थमाया। सुनैना ने दूध को देखकर नाक मुंह सिकोड़ा और कहा, भाभी इसमें हॉर्लिक्स नहीं डाला क्या? ये बिना हॉर्लिक्स के दूध नहीं पीता है। तभी गोद में बैठे नन्हे दक्ष ने मासूमियत से कृतिका की तरफ देखा और अपनी तोतली आवाज में बोला, लेकिन मम्मी आप तो रोज मुझे बिना हॉर्लिक्स के ही दूध देती हो।
दक्ष का ये बोलना था कि सुनैना का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने तुरंत बच्चे का मुंह दबाते हुए उसे डांटा। चुप रहो एकदम, मैं कह रही हूँ ना, तुम बिना हॉर्लिक्स के दूध नहीं पीते हो। चुपचाप बैठो यहाँ। कृतिका खड़ी होकर सुनैना के चेहरे के बदलते रंगों को देख रही थी। उसका संदेह अब यकीन में बदलने लगा था। सुनैना की हर बात में विरोधाभास था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है क्या है और झूठ क्या। क्या सुनैना ने रात को सहानुभूति बटोरने के लिए वो पूरा तमाशा खड़ा किया था? फिर भी कृतिका ने मर्यादा रखते हुए खुद को शांत रखा और कहा, दीदी इतने छोटे बच्चे को हॉर्लिक्स नहीं देते हैं और घर में है भी नहीं, इसलिए आप दूध पिलाइए, मैं तब तक घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। सुबह के 8 बजते बजते घर के बाकी लोग भी सोकर उठ गए। जैसे ही रूपवती जी, किशोर और सुरेश सोकर उठे तो सुनैना का रवैया अचानक बदल गया। अब वो पीड़ित बहू नहीं बल्कि मायके से आई नखरेबाज बेटी बन चुकी थी। उसने कृतिका पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। भाभी जरा मेरे कपड़े धो देना, भाभी जरा मेरे लिए चाय तो लाना, और देखना चीनी कम होनी चाहिए। भाभी दक्ष का डायपर बदल दो और उसके कपड़े अलमारी से निकाल दो। कृतिका सुबह से बिना थके काम कर रही थी। उसे गुस्सा तब आने लगा जब उसने देखा कि सुनैना अपने खुद के बच्चे का छोटा मोटा काम भी खुद नहीं कर रही है और सोफे पर पैर पसार कर बैठी हुई थी। दोपहर को जब सुरेश रसोई के पास आया तो कृतिका ने मौका देखकर दबी आवाज में गुस्से से कहा, सुनिए जरा अपनी दीदी को समझाइए, कम से कम अपने बच्चे के काम तो खुद कर लिया करें। मैं ये नहीं कह रही कि वो घर का झाड़ू पोछा करे, लेकिन अब वो यहाँ कब तक रहेंगी कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर में बिल्कुल मेहमानों की तरह बैठी रहेंगी और सारा बोझ मुझ पर डाल देंगी। ये सुनना था कि सुरेश का पारा चढ़ गया। वो अपनी बहन की ममता में इतना अंधा हो चुका था। वो कृतिका पर चिल्लाते हुए भड़क उठा, क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई है, उसका घर टूटने की कगार पर है और तुझे यहाँ काम की पड़ी है? क्या मेरी बहन इस घर की नौकर है जो काम करेगी? कृतिका ने भी अपनी झाड़ू जमीन पर पटकी और सुरेश की आंखों में आंखें डालकर स्वाभिमान से बोली, तो सुरेश जी नौकर तो मैं भी नहीं हूँ यहाँ किसी की। दोनों के बीच का ये तीखा तनाव अब एक नए गृह युद्ध की शुरुआत का इशारा कर रहा था। रसोई में सुरेश और कृतिका के बीच की गर्मागर्मी अभी भी जारी थी। सुरेश का गुस्सा सुरेश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन कृतिका बिल्कुल शांत और अडिग थी। उसने गहरी सांस ली और सुरेश के करीब आई और बेहद संजीदगी से कहा, सुरेश जी गुस्सा ठोकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि तुम्हें जीजा जी से बैठकर शांति से बात करनी चाहिए? दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बात करनी चाहिए। जिस तरीके से उस दिन जीजा जी दक्ष को यहाँ छोड़ कर गए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि पूरी गलती सिर्फ उन्हीं की रही होगी, और अगर रही भी है तो एक बार हमें उनसे पूछना तो चाहिए कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। सुरेश ने पहले तो कृतिका की बात को सिरे से नकार दिया और बहस करने लगा। तू पागल हो गई है कृतिका? मेरी बहन का चेहरा देखा है तूने? उस पर उंगलियों के निशान है। मेरी बहन की कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो जितेंद्र ही कसाई है। लेकिन जैसे जैसे कृतिका उसे शांत रहकर तर्क देती रही तो सुरेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि बात तो सही है, सच जानने के लिए मिलकर बात तो करनी ही चाहिए। आखिर सुरेश ने भारी मन से उसी शाम को जितेंद्र और उसकी मम्मी को अपने घर बुला लिया। शुरुआत में जब सुरेश ने फ़ोन किया तो जितेंद्र आने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने फ़ोन पर ही सुरेश को खूब खरी खोटी सुनाई और अपनी पत्नी सुनैना के रवैये को लेकर अपना सारा गुबार निकाल दिया, लेकिन सुरेश के बार बार मिन्नत करने और बहुत कहने पर वो आखिरकार शांत हुआ और अपनी माँ के साथ शाम को आने के लिए मान गया। शाम के समय घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनैना सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। रूपवती जी और किशोर जी भी गंभीर होकर बैठे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुरेश ने दरवाज़ा खोला। सामने जितेंद्र और उनकी बुजुर्ग माँ खड़ी हुई थी। जितेंद्र के माँ के चेहरे पर उदासी और एक अजीब सी बेचैनी थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी के बाद जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो जितेंद्र ने सीधे सुनैना की तरफ देखा और बेहद सख्त लेकिन टूटे हुए शब्दों में कहा, क्या चाहती हो तुम सुनैना? आज सबके सामने खुलकर बोल दो। सुनैना नजरें चुराकर चुपचाप खड़ी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर सुरेश ने थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, दीदी बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? जो भी बात है साफ साफ बता दो ताकि हम कोई फैसला कर सकें। तभी जितेंद्र कड़वाहट से हंस पड़ा और बोला, ये क्या चाहती है ये मैं बताता हूँ सुरेश।
ये अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि तुम लोगों के सामने तो इसे बहुत अच्छा और बेचारी बने रहना है ना। ये चाहती है कि मैं घर में काम वाली लगाऊं और अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दूं। यह सुनते ही सबके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। जितेंद्र आगे बोला, अच्छा सुरेश, तुम अपनी बहन के मुंह में अंधे हो रहे हो तो मुझे एक बात का जवाब दो। अगर कल को कृतिका भाभी तुम्हारी मम्मी को समय पर चाय ना दें, पानी ना दें और सुबह से दोपहर के 11 बज जाए, 12 बज जाए, यहाँ तक कि 1 बज जाए, तो क्या तुम कृतिका पर गुस्सा नहीं होगे? जी हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जबकि तुम्हें अच्छे से पता हो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत कितनी खराब रहती है। सुरेश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जितेंद्र को देखता रहा। जितेंद्र ने आगे कहा, तुम्हें पता है मेरी मम्मी की तबीयत कितनी खराब रहती है। उन्हें शुगर है और टाइम से खाना खाना होता है ताकि इंसुलिन और दवाइयाँ ली जा सकें। उनका बीपी हमेशा लो रहता है। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और माइग्रेन भी। इसके बावजूद कभी तुम्हारी बहन ने मेरी बूढ़ी माँ को एक समय की चाय तक नहीं नसीब होने दी। न नाश्ता, न खाना और ना ही कभी दवाइयाँ देती है। उस दिन भी यही हुआ। मेरी मम्मी तड़प रही थी। उन्होंने बस इतना कह दिया कि सुनैना बेटा, मुझे 1 कप चाय और 2 ब्रेड दे दो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ खा लूँ। जब मैंने ये आकर यही बात सुनैना से कही तो तुम्हारी ये लाडली बहन इतने गुस्से में आ गई कि उसने टेबल पर रखा गरम गरम चाय का गिलास उठाकर सीधे मेरी मम्मी के चेहरे के पर दे मारा। यह सुनते ही कमरे में जैसे बम फूट गया। किशोर जी और सुरेश के होश उड़ गए। जितेंद्र ने भरे गले से कहा, अब तुम ही बताओ सुरेश, ऐसे में अगर मेरा हाथ नहीं उठता तो क्या होता? क्या तुम ये बर्दाश्त कर लेते? और ये जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही है कि मैंने इसे कमरे में बंद किया था, मैंने कोई कमरे में बंद नहीं किया। मेरा हाथ सिर्फ इस बात पर उठा कि इसने मेरी माँ के मुंह पर खौलती हुई चाय फेंकी। तुम खुद देख सकते हो, मेरी मम्मी का मुंह अभी भी लाल है और उस पर बारीक बारीक दाने उभरे हुए हैं। जितेंद्र ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ इशारा किया जो सचमुच चाय से झुलस चुका था। सुरेश ने झटके से पहले सुनैना की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें कृतिका पर गईं। कृतिका वहां हाथ बांध कर पूरी अकड़ के साथ खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी, क्योंकि उस दिन से जो शक उसके दिमाग में चल रहा था वो आज पूरी तरह साबित हो चुका था। सुरेश ने फिर से सुनैना की तरफ देखा, जिसका सिर अब शर्म से झुक गया था। सुनैना का ये रूप देखकर रूपवती जी भी एकदम चुप हो गई और किशोर जी का भी चेहरा लटक गया। वे शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ देर के भारी सन्नाटे के बाद किशोर जी ने भारी आवाज में सुनैना से कहा, देखो बेटा, सास की सेवा करना हर बहू का फर्ज होता है। तुम उस घर की बहू हो। अगर तुम ही अपनी बीमार सास का ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? इकलौती बहू हो तुम उस घर की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पति और बेटी को झुकता देख रूपवती जी से रहा नहीं गया और अपनी ममता के अहंकार में वे तुरंत बीच में बोली, अरे तो बहू है तो क्या कोई मशीन थोड़ी है, इंसान है, गलती हो जाती है कभी कभार। गलती इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उस पर हाथ उठा दोगे और जानवर की तरह मारोगे। सुरेश, जो अब तक अपनी बहन के पक्ष में अंधा था, अपनी माँ की गलत तरफदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ रुख किया और कड़े शब्दों में बोला, तो मम्मी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो किसी बुजुर्ग के मुंह पर गरम गरम चाय फेंक दे। दीदी की बहुत बड़ी गलती है और आप अभी भी उनका पक्ष ले रही हैं। तभी जितेंद्र ने तंग आकर खुलकर बोलना शुरू किया, अरे भाई सुरेश, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम्हारी बहन की आदतें मैं ही जानता हूँ। ये सुबह समय पर उठती भी नहीं है, दोपहर के 2 बजे सोकर उठती है। मेरा 2 साल का मासूम बेटा दक्ष भूख से रोता रहता है। कभी कभी तो सुबह की चाय और दूध मैं ही गर्म करके देता हूँ। सुबह का नाश्ता मैं खुद बना कर रख कर जाता हूँ कि चलो ये उठकर खा लेगी और मम्मी को चाय दे देगी। लेकिन मेरे बना कर रखने के बावजूद इससे मेरी बीमार माँ को नाश्ता तक परोस कर नहीं दिया जाता। हद तो यह है कि बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन आज तक ये 24 घंटे डायपर पहन रहा है। किसकी लापरवाही से? सिर्फ इसकी, क्योंकि इसने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने की कभी जहमत ही नहीं उठाई। अब तुम ही बताओ भाई, ऐसे में मेरा पारा हाई होगा या नहीं? मैं ऑफिस का काम देखूं या अपनी बीमार माँ को संभालूं, अपने बच्चे को संभालूं या इस महारानी के नखरे उठाऊं? जितेंद्र की एक एक बात सुरेश के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। अब उसे सारी बातें रत्ती भर भी समझने में देर नहीं लगी। वो अपनी बहन के बेकाबू गुस्से और उसकी भयंकर आलसीपन और कामचोर स्वभाव को बचपन से अच्छे से जानता था और यही सब तो पिछले 2 दिनों से अपने घर में भी हो रहा था। सुनैना घर आते ही पीड़ित बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन सारा काम चुपचाप कृतिका के ऊपर डालती जा रही थी। अपने 2 साल के बेटे के भी सारे काम कृतिका से ही करवा रही थी। सब कुछ कृतिका से ही करवा रही थी और खुद सोफे पर पैर पसार कर हुक्म चला रही थी। सुरेश ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया कि असली गुनाहगार जितेंद्र नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन सुनैना थी, जिसने पूरे परिवार को गुमराह किया हुआ था।
किशोर जी ने सुनैना की तरफ देखा और बोले, बेटा ये तेरी सास है और उनकी देखभाल करना तेरा ही फर्ज बनता है, ठीक है? अब तो उनके साथ जाएगी। रूपवती जी तुरंत खड़े होकर बोली, क्यों, मेरी बेटी ऐसे इंसान के साथ क्यों जाएगी जो जानवरों की तरह मेरी बेटी को मारता है? बिल्कुल नहीं जाएगी। सुरेश तुरंत खड़ा होकर बोला, ठीक है मम्मी, अगर जीजा जी की मम्मी वृद्धाश्रम जाएगी तो आप और पापा भी जाओगे वृद्धाश्रम। ये सुनते ही रूपवती जी चौंक कर खड़ी हो गई। क्या बकवास कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तभी तुरंत कृतिका बीच में बोली, क्यों मम्मी, शर्म की ये क्यों मम्मी, शर्म की क्या बात है? यह बात सुनते ही रूपवती जी चुप हो गई और आंखें नीचे करके बैठ गईं। सुनैना सामने आकर बोली, ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मम्मी पापा को वृद्धाश्रम मत भेजना। और वहां पर बात खत्म हो गई। सुनैना जितेंद्र के साथ घर वापस चली गई और बहुत अच्छे से रहने लगी।